गरीब भाई बहन ने खाया अमीर खाना। 12 साल का गरीब बच्चा बिट्टू कंधे पर कूड़े की बोरी टांग कर सड़कों पर भटकते हुए कूड़ा कचरा चुन रहा था। तभी शाम ढल जाती है और बिट्टू कहता है, अरे रात होने वाली है, अब मुझे इन कूड़े कचरे को भंगार के यहाँ बेच देना चाहिए। फिर बिट्टू दिन भर में बीने हुए कूड़े कचरे को ले जाकर भंगार के पास बेच देता है, जिसके बदले में भंगार वाला उसे 50 रुपए देता है। ले भगार 50 रुपए। अरे रमणीक, बोरी भर कर कचरे के बदले बस 50 रुपए। तो क्या अब तुझ लाड साहब को लाख रुपए दूं? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर मैंने आज कचरे में लोहा प्लास्टिक सबसे ज्यादा बीना था, कम से कम 200 तो दीजिए। क्यों रे गरीब भिखारी, मेरे पास क्या हराम के पैसे आते हैं? हैं? चुपचाप ये रख, वरना अपना कचरा ले जा। 2 कौड़ी का भीख मंगा चला है मुझसे मोल भाव करने। भंगार वाला बिट्टू को बच्चा जानकर उसे बुरा बताने लगता है और इस डर के कहीं 50 रुपए भी छिन न जाएं, इसलिए बिट्टू उसे बनिए से 1 किलो आटा खरीद लेता है। बाकी के पैसे बनिया पुराने हिसाब के काट लेता है। जिसके बाद बिट्टू अपने घर आता है, जहां उसके 3 छोटे भाई बहन राजू, पिंकी और रानी भूख से छटपटा रहे थे। अच्छा हुआ बिट्टू भैया जो आप आ गए। राजू और पिंकी कब से खाने के लिए रो रहे हैं। ठीक है रानी, मैं जल्दी से खाना बनाता हूँ, तब तक तू इन्हें लेकर चौखट पर बैठ जा। बिट्टू चूल्हा फूंक कर रोटी बनाता है और नमक के साथ रोटियों को अपने भूखे भाई बहनों को खाने के लिए देता है। तभी राजू और पिंकी खाने की थाली दूर करते हुए बोलते हैं, मुझे ये गरीबों वाला खाना नहीं खाना। हाँ भैया, मुझे भी ये खाना नहीं खाया जाता। कभी प्याज रोटी तो कभी नमक रोटी, ये भी कोई खाना है? मेरी सहेली सौम्या के घर रोज स्वादिष्ट खाना बनता है। कभी शाही पनीर की सब्जी बनती है तो कभी मटर पनीर, और रोटियां भी घी में सनी होती हैं। हमें भी अमीरों वाला खाना चाहिए। अपने नन्हे मासूम भाई बहनों के मन में उठे अमीरों वाला खाना खाने की ख्वाहिश देखकर बेचारे बिट्टू की आंखें भर आती हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। अपने भाई को यूं रोता देखकर रानी राजू और पिंकी को डांट लगाते हुए कहती है, खुश हो अब तुम दोनों, राजू पिंकी? हम गरीबी में जी रहे हैं और गरीबों का खाना ऐसा ही होता है। समझो, यही हमारे घर की सच्चाई है। तुम्हें पता है बिट्टू भैया हमारा पेट भरने के लिए खाना दिन भर सड़कों पर कूड़ा बीनते हैं, तब जाकर हमें ये रोटियां मिलती हैं। रानी की बातें सुनकर पिंकी और राजू वो छूछी रोटियां खाने लगते हैं और राजू बोलता है, हमें माफ कर दो बिट्टू भैया, हम दोनों फिर कभी अमीरों वाला खाना खाने की जिद नहीं करेंगे। इसके बाद बिट्टू अपने भाई बहनों के साथ नमक रोटी खाता है। खाने की थाली में उभरे अभाव से ही उसकी गरीबी की झलक दिखाई पड़ती है। जहां एक तरफ तो अमीर लोग के घर के खाने की थालियां घी में चुपड़ी, पराठे और कई तरह की सब्जियों से भरी होती हैं, वहीं गरीब को कभी रूखी सूखी खाकर रहना पड़ता है तो कभी पानी से ही पेट भरना पड़ता है। ऐसे ही दिन ढलता जाता है। बिट्टू हर दिन एक सुबह घर से कचरा बीनने निकलता और शाम को लौटता। एक शाम राजू और पिंकी घर के बाहर बैठे थे। तभी एक ठेले वाला गांव में आता है, जिसके पास पिज्जा, बर्गर और सैंडविच था। आओ आओ प्यारे प्यारे बच्चों, आओ पिज्जा बर्गर और स्वादिष्ट सैंडविच खाओ। आओ प्यारे बच्चों। पिज्जा बर्गर वाले को देखकर चिंटू की आंखें चमक उठती हैं और वो अपनी माँ पद्मा से कहता है, माँ मुझे पिज्जा खाना है। इस पर पद्मा बड़े प्यार से चिंटू को पुचकारते हुए कहती है, अले ले ले, मेरे प्यारे से बेटे को पिज्जा खाना है। अरे ओ पिज्जा बर्गर वाले भैया, जल्दी से मेरे बेटे के लिए पिज्जा देना और एक बर्गर भी। अरे ये लो बेटा। चिंटू रानी, राजू और पिंकी को चिढ़ा चिढ़ा कर पिज्जा खाने लगता है। वहीं बेचारे गरीब बच्चे ललचाई नजरों से पिज्जा वाले को इस आस से देख रहे थे कि शायद तरस खाकर वो उन्हें पिज्जा का एक आधा टुकड़ा ही पकड़ा दे। अरे वाह, ये पिज्जा कितना यमी और टेस्टी है। राजू, पिंकी, चलो अंदर चलते हैं। नहीं, हमें अंदर नहीं जाना। आधा पिज्जा खाते ही चिंटू का पेट भर जाता है, जिसके बाद वो बचा हुआ झूठा पिज्जा कुत्ते के आगे डाल देता है। तभी पिंकी दौड़कर वो पिज्जा कुत्ते से छीनकर काट काट कर खाने लगती है।
ये देख अमीर खड़ूस पद्मा उसे एक थप्पड़ मारती है। क्यों री भुक्कड़, एक कुत्ते के आगे का निवाला छीनते हुए तुझे शर्म नहीं आई? छोड़ ये पिज्जा, गए गुजरे करीब कहीं के। पद्मा आंटी प्लीज मुझे ये पिज्जा खाने दो, मुझे ये मत छीनो प्लीज। पद्मा नन्ही सी पिंकी को धक्का दे देती है, जिस कारण पिंकी के हाथ पैर छिल जाते हैं और उसे खून बहने लगता है, जिस पर रानी रोते हुए पद्मा से लड़ जाती है। आंटी आप इतने बेरहम कैसे हैं? जितने का मेरी बहन ने खाया नहीं, आपने इसका खून निकाल दिया। भूख और खाने की कीमत आपको तब पता चलती जब आप खुद गरीबी झेलती। चल पिंकी। रात को जब बिट्टू घर आता है तो रानी उसे पूरी बात बताती है। जानकर बिट्टू को बहुत ही बुरा लगता है और बिट्टू ठान लेता है कि वो अपने भाई बहनों को एक बार तो अमीरों वाला खाना जरूर खिलाएगा। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन गांव के सबसे अमीर शख्सियत वाले लालचंद के घर पर पार्टी थी, जहां बड़े बड़े लोग आने वाले थे। ये सुनकर पिंकी और राजू खाने के पीछे खुसर पुसर कर रहे थे। पिंकी तुझे पता है वो लालचंद है ना, बड़े लोग उनके घर में दावत रखी गई है, जहाँ बर्गर, पिज्जा, शाही पनीर, मटर पनीर पुलाव, गुलाब जामुन और भी बहुत कुछ है। अरे वाह, मेरे मुंह में तो सुनकर पानी आ रहा है। चलो राजू भैया, क्यों ना हम चोरी छिपे वहाँ चलकर अमीरों वाला खाने का लुत्फ उठाएं। इसी सोच के साथ राजू और पिंकी अमीरों की उस पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां सभी की टेबल अमीरों वाले खाने से खचाखच भरी हुई थी। चल पिंकी, जल्दी से प्लेट में ढेर सारा खाना भर ले। फिर राजू और पिंकी प्लेट में खाना डालने लगते हैं कि लालचंद उन्हें पकड़ लेता है और गरीब बच्चों को घूरते हुए उनसे खाने की थाली छीन लेता है। अरे 2 कौड़ी के गई गुजरे भिखारी, तुम दोनों किस पार्टी में आने किसने दिया? हाँ, जहां अमीरों वाला खाना देखा नहीं कि चले आते हो मुंह उठाकर मुफ्त का खाने। धर्मा, अरे ओ धर्मा। जी मालिक। ले जा इन भिखारियों को और घसीट कर दरवाजे के बाहर फेंक दे। अरे चलो रे मैंगो के टिंकू, खाना चुराते हो? हाँ? चलो बाहर। अंकल मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। दोनों बच्चे दर्द के मारे तड़प उठते हैं। तभी पार्टी में कचरा उठा रहा बिट्टू उनकी आवाज पहचान लेता है। अरे ये तो मेरे भाई बहनों की आवाज है। आवाज भाप कर बिट्टू उनकी ओर भागने लगता है। तभी पार्टी में उसे पैसे से भरा एक पर्स मिलता है। वो झट से उसे उठा लेता है। ये पर्स किसका है? लगता है किसी साहब जी का है। इसके बाद बिट्टू स्टेज पर चढ़कर अनाउंसमेंट करता है। पर्स लालचंद की सबसे अमीर दोस्त शेखावत का निकलता है। अरे शुक्रिया बच्चे, ये पर्स मेरा है, मैं इसे कब से ढूंढ रहा हूं। बेटा कहो तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, मुझ गरीब को बस इस पार्टी में बना अमीरों वाला खाना दे दीजिए। वो दोनों बच्चे मेरे ही भाई बहन हैं। वो बस यहाँ खाना खाने आए थे, क्योंकि मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं अपने गरीब भाई बहनों को अमीरों वाला खाना खिला सकूं। बिट्टू की इस गुजारिश के पीछे छिपी गरीबी और भूख की कीमत का अंदाजा लगाकर सभी अमीरों की आंखें गीली हो जाती हैं और लालचंद उससे कहता है, बेटा बेटा मुझे माफ कर दे, भले तू गरीब है मगर खुददार है। अब से तुझे कचरा बीनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरा और तेरे भाई बहनों का खर्चा देखूंगा। जब तू पढ़ लिख कर सियाना हो जाए तो मेरी पाई पाई चुका देना। आओ बच्चों, तुम्हें जो भी खाना है खाओ। लालचंद के कहने पर जैसे उन गरीब भाई बहनों का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से भर गया और उस रोज अमीरों वाला खाना खाकर उनकी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मगर एक गरीब और अमीर के खाने की थाली का फर्क कितना बड़ा है। बेला भरी गर्मी में रसोई में रोटी बना रही होती है। तभी उसकी ननद बानी बैग लिए ऑफिस से आकर सोफे पर बैठ जाती है। इतने में शिल्पा किचन में काम कर रही बहू को आवाज लगाती है, बहू, हरी ओ बहू, बेला बहू जल्दी से पानी लेकर आ। सास की चिल्लाहट सुनकर बहू तवे पर चढ़ी रोटी छोड़कर ननद को पानी लाकर देती है। जैसे ही बानी पानी पीती है तो गुस्से से ग्लास फर्श पर फेंक कर कहती है, बेला भाभी ये पानी ठंडा क्यों नहीं था? वो बानी में कामों में उलझकर फ्रिज के अंदर पानी की बोतल रखना भूल गई थी। याद क्या रहता है? अरे सारा दिन घर पर रह करके मक्खियां मारती हो जो छोटी छोटी चीजें भूल जाती हो। ये 9-10 घंटे की नौकरी करके थक कर आओ और एक गिलास ठंडा पानी भी नसीब नहीं होता।
नौकरी पेशा ननद बेचारी बेला पर रौब झाड़कर कमरे में चली गई, जिसके बाद सास भी बहू को सुनाना शुरू कर देती है। मेरी बेटी का मूड खराब करके तेरे कलेजे को ठंडक तो पड़ गई होगी बहू रानी। अब कड़ी कड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जा जाकर उसके लिए ठंडा ठंडा मिल्क शेक बना कर ला। अपनी सास की फटकार सुनकर बहू का मुंह उतर जाता है। शिल्पा शुरू से अपनी बहू और बेटी में फर्क करती आ रही थी, क्योंकि बेटी नौकरी करती थी इसलिए शिल्पा उसके हर नखरे उठाती, और वहीं बेचारी बहू सूरज उगने से पहले सुबह से उठकर रात ढलने तक एक पांव पर नौकरों की तरह नाचती। फिर भी सास की नजरों में बहू कामचोर थी और बेटी कामकाजी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और महीने के आखिरी दिन में बेटी को सैलरी मिलती है, जिससे बेटी शॉपिंग पर खुलकर खर्च करती है और खिड़की के रास्ते कमरे में आती है। थैंक गॉड जो मैंने अपने रूम की विंडो लॉक नहीं लगाई थी, वरना अगर माँ ये सारी शॉपिंग बैग्स देख लेती तो फिर वो मेरी सैलरी पर सवाल उठाती और उन्हें पता चल जाता कि मैंने उन्हें सिर्फ अपनी आधी सैलरी के बारे में ही बताया है। बेटी सारे कपड़े कबर्ड में रखकर उदास सा मुंह बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। अरे बहानी बेटी तू कब आई? माँ ये लो मेरी सैलरी। बानी 10,000 रुपए माँ को देती है। अरे बेटी सारी सैलरी मुझे क्यों दे रही है? खर्चे के लिए अपने पास रख। माँ मैंने आपको बताया था ना कि आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ बेटी जा। बेटी रेडी होकर पार्टी के लिए निकल पड़ती है। बेटी को इतनी छूट देने का नतीजा ये निकलता है कि अब हर दिन कभी किटी पार्टी तो कभी लेट नाइट पब जाने लगी थी वो। एक दिन खाने की मेज पर ससुर और बेटे दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। बहू कोने में खड़ी होकर घटी बड़ी देख रही थी। अरे बेला बहू तू खड़ी क्यों है? हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। अरे बहू कोई पहाड़ तोड़कर थोड़ी आई है, आप दोनों खाओ, बहू का क्या है, ये तो बाद में भी खा लेगी। अपनी सास की परख भरी बात बहू के मन को बहुत बुरी लगती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी अनुराग कहता है, माँ बानी कहाँ है? एक दिखाई नहीं दे रही। अब वो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी के लिए गई है। अरे भाग्यवान, जब मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था कि इतनी रात को बानी को घर से बाहर मत भेजना, फिर तुमने उसे क्यों जाने दिया? अरे चली गई तो क्या हो गया? पता नहीं आप दोनों बाप बेटे मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? एक तो मेरी फूल सी बच्ची सारा दिन ऑफिस में मेहनत करती है और कमा कर लाती है, फिर भी तुम चिक चिक करते हो। तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। तुम जो उसे छूट दे रही हो ना, एक दिन वो तुम्हारी एक नहीं सुनेगी, समझी? ये कहकर ससुर खाने की थाली छोड़कर उठ जाता है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। संडे की सुबह बहू किचन में बर्तन मांज रही थी, तभी ननद की नींद टूट जाती है और वह गुस्से में किचन में आकर अपनी माँ को बुलाती है। माँ माँ कहाँ हो आप? जल्दी से किचन में आओ। अरे क्या हुआ मेरी बेटी, तू इतने गुस्से में क्यों है? बहू अब क्या कर दिया तूने? माँ जी मैं तो अपना काम कर रही थी। बस करो भाभी, ज्यादा तेज मत बनो, समझी ना, हद होती है। अरे आप तो महीने के 300 दिन घर पर पड़ी रहती हो, मगर मुझे तो हफ्ते के 6 दिन जॉब पर जाना होता है। मुश्किल से एक संडे मिलता है, उसमें भी आप सुबह सुबह बर्तन की खिटपिट के लिए शुरू हो जाती हो। बानी इसमें मेरी क्या गलती है? सासू माँ ही सुबह उठने को कहती है। बहू के इस कहे पर बेटी का पक्ष खींचते हुए सास कहती है, अरे तूने तो जैसे मेरी बात को गांठ बांध लिया। हर एक दिन जरा सा बर्तन देरी से धुल जाएगा तो कोई आफत खड़ी नहीं हो जाएगी। अब जा मेरी बच्ची, तू जाकर आराम से सो और तू बर्तन एकदम आहिस्ते से धोना, खबरदार जो खटर पटर हुई। ये कहकर सास और बेटी दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बहू फूट फूट कर रोते हुए बर्तन धोने लगती है। तभी टूटे बर्तन की पैनी से बहू का हाथ कट जाता है और वह दर्द के मारे तड़प उठती है। आह माँ मेरा हाथ, मैं ये दर्द में तड़प रही हूँ, मगर सासू माँ मुझे देखने भी नहीं आई। वहीं अगर उनकी खुद की बेटी होती तो अलग बात होती। थोड़ी देर में सभी फ्रेश होकर मेज पर आकर बैठ जाते हैं। अरे बहू जरा जल्दी से गर्मा गर्म चाय तो ले आ। बेला साथ में चटपटे पकौड़े भी बना लाना। भाभी मेरे लिए ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना देना। सभी की फरमाइश सुनकर बहू चिढ़कर किचन से बाहर आकर बोलती है, आज मैं कुछ नहीं बनाने वाली। अरे बेला बहू ये तुझे हो क्या गया है? माँ जी मेरे हाथों में चोट लगी हुई है और फिर मैं तो हर दिन खाना बनाती हूँ। अगर एक दिन बानी खाना बना लेगी तो क्या हो जाएगा? मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली, मैं अपने लिए स्विगी से खाना मंगा लूंगी। ये कहकर बेटी टेबल से उठकर चली गई। देख लिया भाग्यवान, तुम्हारी छूट का नतीजा। आज तुम्हारी बेटी से एक दिन भी खाना ना बनाया गया। अरे तुम तो चुप ही करो। एक तो मेरी फूल सी बच्ची घर का खर्चा उठा रही है और अब खाना भी वही बनाए, तो ये लाडो रानी घर में रहकर क्या गुइयां छीलेंगी? माँ जी आपको कभी भी बानी की कोई बुराई नजर नहीं आती, इसीलिए कि वो आपकी बेटी है और कमा कर ला रही है। तो फिर कल से मैं भी नौकरी करूंगी ताकि मुझे भी इज्जत मिले। अच्छा
तो अब तू मेरी बेटी की बराबरी करेगी? नौकरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझी? रसोई के 4 बर्तन घिसने और कच्चा पक्का खाना बनाने में तो तू सारा दिन बिता देती। नौकरी क्या खाक करेगी? बड़ी आई नौकरी वाली। हाँ। सास की इस बात पर बहुत चुप हो जाती है और ऐसे ही दिन बीतते हैं। बेटी मजे से ऑफिस में आरामदायक चेयर पर पैर चढ़ाकर लैपटॉप पर लगी रहती। वहीं बहू सुबह उठती, सफाई करती, सभी के कपड़े धोती और भरी गर्मी में पसीने से भीग कर खाना बनाती। फिर एक दिन बहू की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सास बेटी से बोलती है, बेटी तेरी भाभी की तबीयत बड़ी खराब है, इसलिए आज तू ऑफिस से छुट्टी ले ले। माँ, मैं कोई कारखाने में काम नहीं करती जो जब मन चाहे मुंह उठाकर छुट्टी मांग ली, और वैसे भी ये घर के काम मेरे बस की नहीं है, मैं जा रही हूँ। बेटी बूढ़ी माँ पर घर का सारा काम छोड़कर नौकरी करने चली गई। सास किचन में आई तो गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था और सास ने बर्तन धोना शुरू किया। तभी बेटा आया। माँ, कुछ देर में मुझे और पिताजी को काम पर जाना है, नाश्ता बना कि नहीं? बस बना रही हूँ बेटा। फिर सास जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती है, जिससे शिल्पा का हाथ जल जाता है और जैसे ही वो सोफे पर आकर बैठती है तो पूरा घर बिखरा हुआ ये देखकर शिल्पा सफाई करने लगती है और घर का सारा काम खत्म करते हुए सुबह से शाम ढल जाती है। इस पर शिल्पा को अपनी बहू की मेहनत पता चलती है। मैं हमेशा बहू को बोलती हूँ कि घर में कोई काम नहीं। सास बनने के बाद मेरे मन से यह एहसास मिट गया था कि बहू पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। बहू सुबह उठकर काम करती है, सभी के लिए नाश्ता बनाती है, फिर भी मैंने उसकी कदर नहीं की। उसे सुनाती रही, फिर भी वो चुपचाप सुनती है। बेचारी बहू कुछ भी नहीं बोलती, मगर बेटी तो एक बात भी बर्दाश्त नहीं करती। सारा दिन घर के कामों में उलझे रहने के बाद शिल्पा को बहू की मेहनत का मोल पता चलता है और अब वह अपनी बहू के साथ कामों में खुद ही हाथ बटाती। ये देखकर बेला की ननद भी घर के कामों में धीरे धीरे ढलने लगी। अब वह नौकरी करने के साथ घर के काम भी करती। शिल्पा का नजरिया पहले जैसा नहीं रहा। उसके लिए अब नौकरी करने वाली बेटी से घर की जिम्मेदारी संभालने वाली बहू की मेहनत कहीं बढ़कर थी। शिल्पा के लिए अब उसकी बहू और बेटी बराबर हैं।